हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रैक टेट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग सी टेट 2021 के लिए मैथ के पेडागोजी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चन होगा वो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होगा और उसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन हम लोग पुराने क्वेश्चंस को पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे और उसके अलावा उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे जहाँ पर ज़रूरत होगी। ठीक है, तो अभी लोगों की डिमांड थी कि मैं मैथ की पेडागोजी को कराऊँ, तो मैं बहुत जल्दी मैथ की पेडागोजी के 200 प्लस क्वेश्चंस को करा दूंगी। और उसके साथ साथ हम लोग अब हिंदी की पेडागोजी को, इंग्लिश की पेडागोजी को और अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी को स्टार्ट करने वाले हैं। और साथ ही साथ अब हम लोग 15 तारीख के बाद से हम लोग सोशल साइंस के जितने भी पोर्शन बचे हुए हैं हम लोग बहुत जल्द उसको भी कंप्लीट करेंगे। अब आने वाले दिनों में हमें एक दिन में 2 से 3 क्लासेस भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये हमारा पहला लेक्चर है और ये मैथ का पेडागोजी होगा जो कि सीटेट के लिए और एमपीटेट जो कि दोनों ही जनवरी में प्रस्तावित है उनमें ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा जहाँ भी पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं और उसके बेस पर हम सोचने लग जाते हैं और अपने क्वेश्चंस के आंसर भी निकालने लग जाते हैं। ठीक है, और 200 प्लस एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगी, इससे कम तो नहीं ही होंगे और इससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, आज हमारा पार्ट 1 है। तो अब आपको डेली बेसिस पे संडे वनडे देखा नहीं जाएगा, मतलब हर दिन आपको क्लासेस मिलेंगी। अभी थोड़ा शादियों का सीजन चल रहा था जिसकी वजह से क्लासेस थोड़ी बाधित हो गई है 3-4 दिन से, लेकिन अब आगे आने वाले दिनों में मैं एक क्लास तो आपको ज़रूर ही दूंगी। ठीक है, और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है हम लोग पहले उसके तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि पाठ्यक्रम में अंकित अंक गणित शिक्षण का क्या महत्व है। ठीक है, अंक गणित मतलब अर्थमेटिक शिक्षण का क्या महत्व है सिलेबस में घरेलू कार्य के लिए। तो हम सभी जानते हैं कि जो अंक गणित होता है, मतलब जो हम संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग भिन्न जो भी हम करते हैं, जो भी ऑपरेशन हम करते हैं अंकों पर, तो वो हमारे घरेलू कार्य में हमें सहायता करता है। हम बाज़ार से कितनी सब्जी को कितने किलो ले रहे हैं, और मतलब इस तरीके से चीज़ें हमारे घरेलू कार्य में यूज़ हो जाती हैं। तो ठीक है, तो अंक गणित शिक्षण का जो महत्व है वो घरेलू कार्य में भी होता है। तो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, अगर तो मजदूरी व व्यवसाय हेतु, तो यहाँ भी इसका यूज़ होता है। मजदूरी और व्यवसाय हेतु में भी, व्यवसाय में भी इसका यूज़ होता है। किसको कितनी सैलरी देनी है, किस दिन का कितना सैलरी देना है, कब काटना है, कैसे करना है, तो ये सब चीज़ें जो है मजदूरी और व्यवसाय के लिए, और बहुत सारे ये ब्रॉड एरियाज़ हो सकते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल होता है। और उसके अलावा व्यवहारिक उपयोग हेतु ये यूज़फुल होता है। तो यहाँ पे हमारा यह सभी उपयुक्त सभी हमारा जो आंसर होगा तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो डी बनेगा। क्यों डी बनेगा? क्योंकि ये घरेलू कार्य में भी अंक गणित का हम यूज़ करते हैं और अंक गणित शिक्षण का मजदूरी और व्यवसाय हेतु भी यूज़ करते हैं और व्यवहारिक उपयोग हेतु भी हम इसे यूज़ करते हैं। तो उपर्युक्त सभी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि पाठ्यक्रम में, सिलेबस में गणित शिक्षण मैथ पेडागोजी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञान उपयोग संबंधित जो व्यवहार में हमारे परिवर्तन होता है। ठीक है, जो गणित के ज्ञान का उपयोग करके हम व्यवहार में अपने परिवर्तन करते हैं वो क्या होता है। तो गणित की परिभाषाओं का स्मरण करना, तो गणित की जो परिभाषाएं हैं उसे बार बार उसे स्मरण करना, तो ये तो इसका यूज़ है नहीं। व्यवहार में परिवर्तन तो ये है नहीं, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा है कि उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, तो यहाँ पर भी इंजीनियरिंग की बात की नहीं जा रही है बल्कि यहाँ पे नॉर्मल से मैथ पेडागोजी की बात की जा रही है। ठीक है, और हमें पता है कि हम क्लास 8th तक ही पढ़ने वाले हैं यहाँ तक मैथ पेडागोजी को। ठीक है, पेडागोजी आगे तक भी हो सकती है, लेकिन हम बहुत हायर क्लासेस के लिए पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम 8th तक की क्लास के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगला है कि समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना, तो ये हो सकता है सोचने समझने के बाद निर्णय लेना। तो ये तो अपने विचार पर निर्भर करता है, ना कि मैथ से। जो मैथ नहीं पढ़ता वो भी सोच समझ के निर्णय ले सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम मैथ पढ़ेंगे तभी सोच समझ के निर्णय लेंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही होगा कि समस्याओं को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना। ठीक है, बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हम मैथ के प्रॉब्लम्स कोई देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिन्हें हम फार्मूला से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
और उसके अलावा बहुत सारे बेसिक मेथड भी होते हैं जिससे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई परसेंटेज की क्लासेस पढ़ते हैं, मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ को हम अलग अलग तरीके से इसे हल कर सकते हैं, लेकिन जो उस पर कम समय लगाती हो, जो सबसे उपयुक्त हो, जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन को ना बढ़ाती हो, हम लोग उस विधि का ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने कैलकुलेशन में। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त विधि और सूत्र का चयन करना। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैथ पेडागोजी के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। तर्क शक्ति पर, आत्मविश्वास पर, विचार शक्ति पर, या फिर उपयुक्त सभी पर। तो हम सभी को पता है कि जो मैथ पेडागोजी के माध्यम से बच्चों में तर्क शक्ति पर भी, मतलब अपनी जो रीजनिंग करने की जो शक्ति होती है, तर्कड़ा शक्ति पर भी नियंत्रण रखने का कौशल विकसित होता है। और उसके बाद आत्मविश्वास की, आपने देखा होगा कि जिनके मैथ अच्छे होते हैं उनके रीजनिंग अपने आप अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो तर्क शक्ति पर भी, तर्क शक्ति की भावना पर भी बच्चे नियंत्रण कर पाते हैं। और उसके बाद आत्मविश्वास बच्चों में उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब उनके कैलकुलेशन अच्छे होते हैं, जब उनका मैथ्स अच्छा होता है, तो लोगों में अपना एक अलग लेवल का आत्मविश्वास होता है। जिनका मैथ अच्छा नहीं होता वो कहीं ना कहीं उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आत्मविश्वास की कमी होती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जब मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की बात आती है तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं। ठीक है, तो आत्मविश्वास मतलब बच्चे जो है वो उसमें आत्मविश्वास भी विकसित होता है। और उसके बाद विचार शक्ति, तो बच्चों में मतलब सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। आपने देखा होगा माना कि एक्स, मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मानकर हल किया जाता है। तो यहाँ पे विचार करने की शक्ति भी यहाँ पे डेवलप होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे और सारे ऑप्शन भी लगाए जा सकते थे, ऐसा नहीं है कि आपने याद कर लिया यही तीनों और यही तीनों आएंगे तभी होगा, और भी कुछ सुटेबल आंसर रखा जा सकता है ऑप्शन में। तो यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब है कि मतलब आप सोच समझ के अपना आंसर लगाइएगा, क्योंकि सीटेट में, पेडागोजी में, सीटेट हो या फिर एमपीटेट भी अभी जनवरी में ही शायद होने वाला है। तो आपको ये दोनों जगह हेल्प करेगा, क्योंकि एमपीटेट बहुत सालों बाद होने वाला है, तो वो भी सीटेट के, उनका सिलेबस भी सीटेट के अकॉर्डिंग ही है, तो उसके हिसाब से ही मतलब होगा ये। तो आप अपने हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आप अपना आंसर चूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे तीनों ऑप्शन जो है वो सही बन रहे हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्नलिखित में से किस विषय को कहा जाता है। अमूर्त, और मतलब जो चीज़ें हमें सामने दिखाई नहीं देती है, और संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्नलिखित में से किस विषय को कहा जाता है। तो हिंदी को नहीं कहते हम, सामाजिक विज्ञान को भी नहीं कहते, कला को भी नहीं कहते, बल्कि यहाँ पे अमूर्त और संगत संरचनाओं का जो विषय होता है वो गणित होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है, और यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर, मतलब कि जो 6 से 8 की क्लासेज होती है, तो वहाँ पे पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व किस रूप में होता है। ठीक है, मैथ पेडागोजी का जो सर्वाधिक महत्व होता है वो किस रूप में होता है। भौतिक रूप में होता है, मानसिक रूप में होता है, व्यवहारिक रूप में होता है, या आध्यात्मिक रूप में होता है। तो आध्यात्मिक तो पहले ही कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा वो व्यवहारिक रूप में होगा, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशन का यूज़ हम अपने मतलब जब हम बहुत छोटे होते हैं तो उतना हम अपने व्यवहारिक जीवन में मैथ का यूज़ कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम 6, 7, 8 वाले क्लासेस में जाते हैं तो हमने जितने भी मैथ के ऑपरेशंस पढ़े होते हैं उसे हम अपने रियल लाइफ में यूज़ करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यवहारिक, यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्राइमरी लेवल की बात होती तो यहाँ पे मानसिक आंसर बन जाता। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा सही बनेगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है, कौन सा गणित का प्रक्रम नहीं है। पक्षांतर, ट्रांसपोजिशन, और इसके बाद मानस दर्शन, मतलब कि विजुअलाइजेशन, कंठस्थ करना और आकलन करना। आपको यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है। पक्षांतर जो होता है वो गणित में होता है कि आपने x इधर है और यहाँ पे x + 3 अगर इधर है, ठीक है, तो आप कैसे करते, पक्षांतर करते हैं ना, 2x - x कर देंगे और इधर 3 कर देंगे। इस तरीके से होता है कि नहीं, x = 3, तो यही पक्षांतर होता है। पक्षांतर, तो आप यहाँ पे गणितीय प्रक्रम, इसमें से पक्षांतर तो गणितीय प्रक्रम होता है, मानस दर्शन भी होता है, विजुअलाइजेशन भी, मतलब हम सोच लेते हैं, मतलब विजुअलाइज कर लेते हैं, कोई मतलब फार्मूला हो गया या फिर पहाड़ा हो गया, मतलब कोई भी चीज़ हम विजुअलाइज करते हैं, तो वो मानस दर्शन भी गणितीय का प्रक्रम होता है। लेकिन आकलन करना भी होता है कि मतलब मैंने ये क्वेश्चन किया वो
सही है कि नहीं है, मतलब ये हम चीज़ें चेक करते हैं। लेकिन ये जो कंठस्थ करना है, स्मरण करना, याद करना, यांत्रिक तरीके से याद करवाना बच्चों को, तो ये गणित प्रक्रम का कोई तरीका नहीं होता, गणित पढ़ाने का कोई तरीका कंठस्थ करना नहीं होता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आंसर को पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टि बाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, ठीक है। समावेशी विद्यालय में, समावेशी विद्यालय का मतलब आप सभी को समझ में आता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ। समावेशी विद्यालय का मतलब होता है कि ऐसे विद्यालय जहाँ पे एवरेज बच्चों के साथ, मतलब कि औसत बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ अलग अलग टाइप के बच्चे, जिनमें थोड़े से मतलब कम, थोड़ा स्पेशल बच्चे, विशिष्ट बच्चे जो है वो शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे कि वो बहुत तेज़ बच्चे भी हो सकते हैं, कमज़ोर बच्चे भी हो सकते हैं, आंखों से कम देखने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, कम सुनने वाले बच्चे भी हो सकते हैं, मंदबुद्धि बच्चे भी हो सकते हैं, मतलब हर टाइप के बच्चे यहाँ पे शामिल होते हैं ऐसे विद्यालय में। तो जो समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टि बाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे, बच्चे जो है वो दृष्टि बाधित है और उनके ऐसे छात्रों की आवश्यकताओं को हम कैसे पूरा करेंगे। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, ठीक है। आप कोई भी आंसर याद करके मत जाइएगा, जहाँ पर भी आपको याद करने की ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ पे बोलूँगी कि आप इस क्वेश्चन को अपने मतलब अपने कॉपी में लिख कर उसे एक दो बार पढ़ लीजिए, ताकि आपको वो याद रहे। लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आंसर देना होता है, ठीक है। अगला पहला ऑप्शन है हमारा कि उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, तो ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि बच्चा कमज़ोर है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ये करते हैं कि बच्चा कमज़ोर है तो उन्हें बहुत तेज़ के साथ बैठा देते हैं, उन्हें लगता है कि उनसे वो सीख जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, क्या, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चा है वो दृष्टि बाधित है, ना कि कमज़ोर और तेज की यहाँ पे बात हो रही है, वो देखने में उसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगला है कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करना, तो ये हो सकता है। अगला देखते हैं कि उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर, तो ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को ट्रेनिंग दी क्यों जा रही है, क्योंकि हम मतलब सारे बच्चों को इंक्लूड करके पढ़ा सकें क्लास में, इसलिए हमें इतनी ट्रेनिंग दी जाती है प्राइमरी टीचर बनाने के लिए, ठीक है। अगला है कि उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देना, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर ये होगा कि शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करना, मतलब कि जो हम नॉर्मल क्लासेस पढ़ा रहे हैं उसके अलावा जो बच्चा दृष्टिबाधित है, उन्हें देखने में प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें उनके लिए ऐसे टीएलएम यूज़ करना, ऐसे वैकल्पिक विधियाँ यूज़ करना, जिससे कि उन्हें भी समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा आज का कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है, विभिन्न विषयों से सहसंबंध, या फिर अग्रदर्शी, या फिर अवकाश का सदुपयोग, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे हमें एकदम ही सटीक दिखाई दे रहे हैं कि विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध, मतलब अगर हम देखते हैं प्राइमरी लेवल पे कोई भी विषय पढ़ाया जाता है तो वहाँ पे दूसरे विषय के साथ, आप प्राइमरी लेवल हो, आप किसी भी लेवल पे चले जाओ, आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपका दूसरे सब्जेक्ट से वो लिंक होता ही होता है, ठीक है। तो विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध, यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। फॉरवर्ड मतलब अग्रदर्शी, मतलब कि हमें ये देखने में काम में आता है कि मतलब सिलेबस इसलिए बनाया जाता है कि आपको ये पता चले कि आपको इस क्लास में ये पढ़ाना है, आपको अगले क्लास में ये पढ़ाना है, आपको अगले क्लास में ये पढ़ना है या पढ़ाना है, जो भी बात है, मतलब हमें अग्रदर्शी होता है, फॉरवर्ड होता है, मतलब हम आगे की चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं कि आज मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है तो कल मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँगी, परसों ये पढ़ाऊँगी, या फिर बच्चे ये देख सकते हैं कि आज मैंने ये पढ़ा है तो मैडम कल ये पढ़ाएगी, मतलब इस तरीके से हो सकता है। और अवकाश का सदुपयोग, तो यहाँ पे ये भी आंसर सही है, अवकाश का सदुपयोग करने के लिए भी हमारे पास सिलेबस होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनने वाला है वो डी बनेगा, क्यू डी बनेगा। तो हम लोगों ने इस पर बात कर लिया है। तो विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध, मतलब विभिन्न विषयों के साथ कोरिलेशन बनाने के लिए और आगे का मतलब सिलेबस देखने के लिए फॉरवर्ड तरीके से अग्रदर्शी भी होता है ये, अवकाश का सदुपयोग करने के लिए उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा ये डी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो आज का अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है, ठीक है। विज्ञान विषय के आधार विषय के रूप में कौन माना जाता है, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, गणित हो गया, या सामाजिक अध्ययन हो गया। तो आप यहाँ पे इजीली आंसर लगा सकते हैं कि ये गणित होगा, मैथ्स होगा, क्योंकि ये विज्ञान विषय के आधार विषय के रूप में गणित को ही जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है
कि गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक होता है। गणित का जो सिलेबस में जो स्थान है वो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सहायक होता है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में। तो आपको पता ही है कि गणित का यूज़ जो है वो भौतिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि रसायन विज्ञान में तो बहुत जगह मतलब ऐसी बातें आती हैं जहाँ पे रसायन विज्ञान में भी हमें गणित की यूज़ करने का हमें गणित की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और उसके बाद सांख्यिकी में, तो सांख्यिकी में भी गणित का हम काफ़ी यूज़ करते हैं। सांख्यिकी तो मेन गणित मतलब गणित के जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो सांख्यिकी में पूरे के पूरे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों जगह फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और स्टैटिस्टिक में भी, तीनों में भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और सांख्यिकी तीनों में ही गणित का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। उपर्युक्त सभी हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको अब डेली बेसिस पर 10 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो आपको मिलेगी मैथ पेडागोजी की, और साथ ही साथ मैं बहुत जल्द आपको हिंदी पेडागोजी की, इंग्लिश पेडागोजी की और उसके अलावा सोशल साइंस पेडागोजी की। और 15 तारीख के बाद से, ठीक है, 15 तारीख के बाद से हम लोग सोशल साइंस की जितने भी बचे हुए पार्ट है, जैसे कि सबसे पहले हम भूगोल को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इतिहास को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। बहुत जल्द हम एग्ज़ाम के पहले तक 15 जनवरी तक हम सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम मैराथन की क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।